नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार शर्मा। आज एक बार पुनः आप सभी के सामने हमारे वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है संविधान, भारतीय संविधान, उसके ही संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आज फिर से उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा डिले हो गए, बीच में हमारे कुछ सेशंस हम डिलीवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स। हम वापस से कंटिन्यू आपके सामने आ रहे हैं और आज से हम पुनः हमारे लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जहां हमारा स्किप हो गया था, जहां हमने छोड़ दिया था या ये छूट गया था, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी तक पार्ट 1 पूरा कर चुके थे। भाग 1 जो था वो अधिनियमों के ऊपर बेस्ड था, जिसको हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की और उसकी समितियां जो उसके तत्वाधान में बनाई गई थी, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहला बेसिक टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज संविधान। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक टर्म जिसका कि हमें यूज बार बार कर रहे हैं। तो आखिरकार हम समझें कि संविधान है क्या। तो देखिए बच्चों, संविधान को समझने के लिए एक सिंपल सा वर्ड है कि पूरा विधान जिसमें शामिल है। अब बात करते हैं कि पूरा विधान क्या है। पूरा विधान तो देखिए, किसी भी देश, कोई भी देश हो, अगर वो संप्रभु है, संप्रभु का मतलब किसी के शासन के अंतर्गत अपना काम नहीं देख रहा। जैसे भारत था 1947 से पहले संप्रभु देश या राष्ट्र नहीं कहला जाता था। क्यों? क्योंकि उस पर ब्रिटेन का आधिपत्य था या ब्रिटेन उसके ऊपर शासन कर रहा था, इसलिए वो संप्रभु नहीं था। परंतु आज की देश दृष्टि में देखा जाए तो आज भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है। तो कोई भी संप्रभु राष्ट्र हो तो किसी भी देश या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम या कुछ कानून बनाए जाते हैं, और उन कानून या नियमों का जो समूह है या जो उसका संकलन है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? किसी देश या राष्ट्र या राज्य, ठीक है, की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं, उनका समूह या संकलन संविधान कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगी कि किसी देश या राष्ट्र या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम कुछ नियम या कानून बनाते हैं या उन्हें लिखते हैं या फिर हम उसे मौखिकली प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नियम होंगे या कानून होंगे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम कोई निर्णय ले रहे हैं उस राष्ट्र के लिए। तो वो जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं, उन्हीं का समूह या संकलन क्या कहलाता है? आपका संविधान कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी तक जो बात कर रहे थे हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स में, जहां हमने एक्ट्स की बात की थी कि भाई एक्ट्स हैं,
तो वो एक्ट जो आए, हम कह रहे हैं कि भाई भारत के संविधान की पृष्ठभूमि को बनाए रखने के लिए उन एक्ट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमारे संविधान निर्माण में। तो वो जो पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की थी उन अधिनियमों ने, उसी के कारणवश हम अपना संविधान बना पाए। 1935 का जो एक्ट था भारतीय शासन अधिनियम, वो एक्ट जो है वही एक्ट है जिस पर कि हमारा पूरा संविधान बेस्ड है। 75% अगर हम सीधे तौर पर कहें तो 75% जो है वो क्या है, 1935 का संविधान जो था, एक्ट था, संविधान के लिए जो एक्ट था, अधिनियम एक्ट हमारा, उससे बना है आपका संविधान। 75% भाग उससे है और 25% भाग विदेशी स्रोतों से लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी स्रोत हमने इस्तेमाल नहीं किया हो, इसमें विदेशी स्रोतों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो विदेशी स्रोतों से जो ली चीज वो 25% और 75% भाग 1935 के एक्ट में, क्योंकि देखिए 1935 का एक्ट इज द लास्ट एक्ट, वो लास्ट एक्ट है, क्योंकि 1947 का जो अधिनियम आया था वो तो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके तत्वाधान में सिर्फ स्वतंत्रता के लिए बात की गई थी। 2 राष्ट्र बना दिए गए थे, भारत और पाकिस्तान करके। माउंट बेटन की जो योजना थी उसने क्या क्या चीज बताई, तो वो तो एक भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण में इतना योगदान नहीं रखता, वो तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की तरह यूज किया गया है। सबसे लास्ट जो अगर किसका इंपैक्ट हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के ऊपर, तो 1935 का। 1935 से पहले 1919 का भी एक्ट आया था, 1909 में भी आया था, तो उनको एक्टों को मिलाकर ही 1935 का एक्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1909, 1919 और 1935 तीनों अधिनियमों को सुचारू रूप से अगर देखा जाए तो उन्हीं की परिकल्पनाओं पर आधारित हमारा पूरा संविधान है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका है, 1935 के एक्ट का। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं कि अगर संविधान किसी कानून या नियमों का समूह है तो इसका मतलब किसी भी देश की सबसे सर्वोच्च शासन व्यवस्था अगर कोई है तो क्या है, संविधान को कह सकते हैं कि जो संविधान है वो किसी देश की क्या है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। सीधी सी बात है, किसी भी देश का संविधान उसकी सबसे सर्वोच्च शासन व्यवस्था होगी, क्योंकि उसी के बेस पर या उसी के ही निर्देश अनुसार, उसके नियम अनुसार, उसके अंदर लिखे गए कानून अनुसार ही पूरे देश का संचालन होता है। कार्यकारिणी परिषद देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, सीएम देख लीजिए, ये सब अपने कार्यों का जो वहन कर रहे हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, वो सब कहां निर्देशित है, कहां दे रखा कि भाई मुख्यमंत्री ये काम कर सकता है, कहां दे रखा कि राष्ट्रपति आपातकालीन जो परिस्थितियां उत्पन्न हो उसमें आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इन अनुच्छेदों के द्वारा कर सकता है। तो आप कभी जब आते हैं तो आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो उनमें देखते होंगे, न्यूज में आर्टिकल्स आते हैं आपके पेपर्स में, तो आप उसमें देखते होंगे कि अनुच्छेद 352 के तहत लगा दिया गया आपातकाल। तो वो 352 अनुच्छेद के तहत लगाया तो किसके पास पावर है, राष्ट्रपति के पास। किसके परामर्श पर लगाया, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा करके। लगा कौन सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है, क्या प्रधानमंत्री लगा देता है, क्या नहीं लगा सकता। तो ये सब पता कैसे चला कि प्रधानमंत्री नहीं लगाता, राष्ट्रपति लगाता है, तो ये सब कुछ कहां से पता चल रहा है, संविधान से। इसलिए संविधान किसी भी देश की क्या है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। शासन कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने वाला कौन है, संविधान। हाँ, संविधान में संशोधन जरूर करा जा सकता है अगर हमें लगता है कि संविधान का ये हिस्सा अब इस परिस्थिति में कार्य के लिए कोई
यूजफुल नहीं है या हम इसको ना भी रखें तो भी हमारे देश में सुचारू रूप से अब काम चल सकता है, तो हम उसको हटा सकते हैं। या हमें ऐसा लगता है कि यार इस पॉइंट की अब हमारे उसमें इतनी ज्यादा नीड नहीं है या इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन करते हैं हमारे संविधान में। और ये सब करते हैं 368 अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 के तहत ये हम करते हैं। अब कोई कहे कि सब कहां से लिया, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। अब विदेशी स्रोत पढ़ेंगे कि कहां से लिया गया है संविधान संशोधन का, ठीक है। तो उनके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उस पर पहुंचेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं संविधान की, क्योंकि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, संविधान सभा। हमारा भाग दूसरा पढ़ना चाह रहे हैं, संविधान सभा और समितियां। तो हमें ये देखना है कि संविधान सभा क्या है, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब कुछ हम इस भाग में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ किसके रहे हैं, संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा एक ऐसी सभा है, कुछ ऐसे सदस्यों की सभा होती है जो क्या करती है, संविधान के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। अभी उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली किसके ऊपर बात हो रही है, संविधान के ऊपर बात हो रही है कि हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं, संविधान का निर्माण। इसलिए संविधान बार बार आ रहा है, तो हमें संविधान की डेफिनेशन पता तो होनी चाहिए कि संविधान है क्या। और संविधान के लिए ये कथन जो कहा जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था है किसी भी देश या राष्ट्र की, ठीक है। तो अब आगे चले। अब देखिए संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो संविधान के ऊपर बात करते हुए एक चीज और निकल के आती है, और वो चीज निकल के आती है कि भाई संविधान जो है किसी देश में सबसे पहले बना होगा, तो इसका जन्मदाता कौन है। ये वर्ड जो है संविधान, ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो देखिए ब्रिटेन, जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो किसी भी विश्व का सबसे प्राचीनतम, या यूं कह सकते हैं सारे संविधानों की जननी, सभी संविधान की जननी कौन है, ब्रिटेन। संविधान निकला कहां से, ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीनतम संविधान है, प्राचीनतम संविधान है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीनतम संविधान है, मौखिक है, सबसे बड़ी बात, लिखित नहीं है, मौखिक है। इसे लिखा नहीं गया, मौखिक है। मौखिक क्यों है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, राजा। महारानी एलिजाबेथ हम बोल रहे हैं, तो महाराजा महारानी इसके क्या हैं, सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं देश के, राष्ट्र के। इसलिए कैसा है, मौखिक है। राजा बदलते ही उसके विचार बदल सकते हैं, इसलिए इसे मौखिक रखा गया, लिखित नहीं किया गया, ठीक है। परंपराओं पर आधारित है, क्योंकि राजघराना कैसा होता है, परंपराएं शामिल होती हैं उनमें, तो परंपराओं पर आधारित संविधान, ठीक है। हम इसे बोल सकते हैं परंपराओं पर आधारित संविधान भी कौन सा है, हमारा ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मौखिक है। अब आप यहां बात देखें कि मौखिक है, अगर मौखिक है तो संविधान कैसा होगा, लचीला। हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ब्रिटेन और इंग्लैंड का जो संविधान है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। पहला संविधान जिसके ऊपर बात करी गई होगी कभी, तो वो किसका है, इंग्लैंड का है, ठीक है। क्योंकि सभी विश्व में अधिकतर देशों पर, राष्ट्रों पर एकाधिकार किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। इसी ने संविधान का निर्माण सबसे पहले किया था अपने देश में।
इसलिए इसको संविधान की जननी भी कहा जाता है। प्राचीनतम संविधान भी इसी का ही है, लेकिन जो प्राचीनतम संविधान है वो मौखिक है। अगर कोई चीज मौखिक है तो मैंने कोई स्टेटमेंट कही आपसे तो मैं उसे बदल भी सकता हूं। भाई मैंने कुछ बात कह दी आपसे तो थोड़ी देर बाद मैं उसको बदल भी सकता हूं। तो इसलिए क्या है, लचीला है कि अगर हमने देखा कि ये काम नहीं कर रही है बात तो हमने क्या किया, उसको बदल दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी करके हम इसको देख सकते हैं। इसलिए कैसा है, लचीला है। राजा परंपराओं पर आधारित थे, राजघराने शुरुआत में, इसलिए परंपराओं पर आधारित संविधान भी बोला जाता है। एक और वर्ड आता है राजा का है, इसलिए राजतंत्रात्मक। राजा का है इसलिए राजतंत्रात्मक भी है। अब देखिए मौखिक है तो इसको हम एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, अलिखित। मौखिक को हम अलिखित भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मौखिक है, अलिखित है, तो अब बात आती है कि सब विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है। तो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो किसका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। तो अभी आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको और अब कर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सबसे प्रथम लिखित संविधान के ऊपर। आइए अब बात करते हैं हमारे सबसे प्रथम लिखित संविधान की। तो देखिए विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान, अगर जिस देश का है वो देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके बारे में कुछ और चीजें हैं। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान तो ये है ही, कब बना था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये संविधान कब बना था, तो ये बना था 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789। ठीक है, ये बना था। इसलिए विश्व का सबसे प्रथम संविधान है किस संदर्भ में, लिखित में। लेकिन अगर सबसे प्राचीनतम संविधान बोला जाए तो कौन सा है, इंग्लैंड का। विश्व का पहला संविधान भी बोला जाए तो भी किसका है, इंग्लैंड का। अब बात करते हैं सब विश्व का प्रथम संविधान, अगर क्वेश्चन आ जाता है और इसमें इंग्लैंड और अमेरिका भी है तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, आते नहीं है वैसे, लेकिन आ जाए तो आप लिखित पर ही टिक कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। प्रथम अगर बोल रहा है प्रथम संविधान तो वो लिखित के ऊपर ही बात करो कि वो सबसे प्राचीनतम संविधान है। कौन सा, इंग्लैंड का संविधान सबसे प्राचीनतम है, तो उससे पहले कोई था ही नहीं, तो प्रथम की बात ही नहीं थी। इसलिए अगर प्रथम बोल दिया गया तो लिखित संविधान। ठीक है, कब बना था, 4 मार्च 1789 में बना था। सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान भी कौन है, अमेरिका का संविधान, केवल 7 अनुच्छेद। केवल कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेदों का है। सबसे छोटा है, दूसरी बात सबसे कठोर संविधान। अभी हमने बात की थी कि लचीला संविधान
क्योंकि मौखिक था तो लचीला है। सबसे लचीला किसका हुआ? इंग्लैंड का। और सबसे कठोर अमेरिका का। क्यों? देखिए कठोर होने का रीजन है 7 अनुच्छेद है, छोटे छोटे अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, बहुत ही छोटा संविधान है, कठोरता से पालन करवाया जा सकता है। क्यों कठोर है? क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही टिपिकल है, तो आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता इसके संविधान के अनुच्छेदों में। ठीक है, इसलिए ये 3 चीजें याद रखनी है, विश्व का प्रथम लिखित, सबसे छोटा और सबसे कठोर। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब बात करते हैं सबसे प्रथम लिखित, तो ये है, तो अब नवीन भी होगा कोई, तो नवीनतम जो है, नवीनतम लिखित संविधान, जो नवीनतम लिखित संविधान है वो है आपके नेपाल का। ठीक है, सबसे नवीनतम लिखित संविधान किसका है? आपका नेपाल का। कब बना? 20 सितंबर 2015 को। याद रखिएगा 20 सितंबर 2015 को ये संविधान बनकर लागू हुआ। ठीक है, तो प्राचीनतम, प्रथम और नवीनतम की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं विश्व के बाद किसमें? भारत किसमें आता है विश्व के बाद? एशिया में। तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे सबसे नवीनतम संविधान के बारे में हमने बात की, और वो किसका था? नेपाल का था। अब हम बात करते हैं एशिया के महाद्वीप के बारे में। तो देखिए एशिया महाद्वीप में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा भारत के बात करेंगे तो भारत किसमें है? एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान अगर किसी का है तो वो देश है जापान। ठीक है, कौन सा देश है? जापान का है, और जापान का लिखा गया था सन 1860 ईस्वी में। किसमें लिखा गया था? प्रथम लिखित संविधान जापान का है एशिया महाद्वीप में, और वो लिखा गया था 1860। ठीक है, हम बात करते हैं प्रथम लिखित। और अगर कोई पूछे कि नवीनतम कौन सा है एशिया महाद्वीप का, तो आपके सामने नवीनतम विश्व का भी और एशिया महाद्वीप का भी दोनों एक ही है, नेपाल। नेपाल किसमें है? एशिया महाद्वीप में, इसलिए हमने उसको वापस से नहीं लिखवाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था सबसे छोटा, कौन सा है? यूएसए का। यूएसए का सबसे छोटा संविधान था। अब बात करते हैं सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो यहां पे आता है हमारा देश भारत, इंडिया। ठीक है, भारत या इंडिया, सबसे बड़ा संविधान भारत का है विश्व में। जिस समय लिखा गया था उस समय कुल इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, सबसे पहले कितने अनुच्छेद थे? 395। जब उस समय हाल में लिखा गया था, जिस समय 1947 से 1950 के बीच में जब बनके तैयार हुआ था हमारा संविधान, तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज वर्तमान में 465 हो चुके हैं, और वो आगे भी बढ़ सकते हैं। 465 अनुच्छेद हो चुके हैं और निरंतर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं,
तो कोई ना कोई अमेंडमेंट्स में कुछ चीज जुड़ सकती है और एक नया अनुच्छेद कभी भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने बात कर ली है विश्व के संविधान की परिभाषा के साथ। विश्व में सबसे प्रथम पहला लिखित संविधान किसका है, सबसे नवीनतम लिखित संविधान कौन से देश का है, सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे छोटा संविधान कौन सा है, किस देश का है, सबसे प्राचीनतम या यूं कहिए कि सभी संविधानों की जननी किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो वहां आता है ब्रिटेन। एक सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें हमको याद रखनी है। जो बताया गया है ये कई बार वन लाइनर भी आपके क्वेश्चन पेपर में उठ के आ जाते हैं, क्योंकि पेपर्स का कोई लेवल का कोई ऐसा अंदाजा नहीं कर सकते हम। कोई कहता है कि सर बहुत टफ पेपर आए, तो बहुत टफ में कई बार टफ वो पेपर भी हो जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि सिंपल चीज आई है लेकिन वो आप पढ़ के नहीं पाए, या आपने सोचा गया कि तो हमको आता है और एट ए टाइम वहां पे जब हम गए तो हम भूल गए, मिस कर गए उस चीज को। और अगर हम मिस कर गए तो हम अपने आप ही उस चीज से पीछे हो गए। ठीक है, तो अब हम शुरू करें, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान सभा के ऊपर बात करने से पहले हम कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था राजतंत्रात्मक, एक आता है गणतंत्रात्मक, एक आता है प्रजातंत्रात्मक। ठीक है, तो ऐसे ये वर्डिंग्स हैं, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। इसके बाद बात आती है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात आती है कि क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमें करने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन पॉइंटों को हम समझते हुए चले जाएंगे। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि संविधान क्या है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था। संविधान जो है वो हमारी क्या है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था को इंडिकेट करता है या प्रदर्शित करता है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी उस देश की, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, प्रजातंत्रात्मक होगी, इन सब का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ, पहले हम अपनी संविधान सभा पढ़ लें, हम अपना संविधान पढ़ लें, हम अपने संविधान को पहले जान पाए, तो सबसे एंड में जब हमारा संविधान बनके तैयार हो जाएगा, संविधान सभा जो पार्ट सेकंड है हमारा, जब इसमें हम संविधान सभा उसकी समितियां पढ़कर हम अल्टीमेटली एंडिंग पोजीशन पहुंचेंगे जहां पर हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे संविधान को जानेंगे। पहले कि हमारा संविधान कैसा है, गणतंत्रात्मक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इन सब पॉइंटों की। उस समय हम इन सब पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और इन सब पॉइंटों को फिर पूरी तरीके से खोलकर व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम पार्ट सेकंड को फिनिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट सेकंड को फिनिश नहीं कर सकते। उसके बाद पार्ट थर्ड आएगा जिसमें हम संविधान के अनुच्छेदों को, उसकी अनुसूचियों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते रहे हैं और आ सकते हैं, उन सब
एस्पेक्ट्स को देखेंगे। और सबसे आखिरी में समितियां, लोक सेवा आयोग है हमारा, यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे और केंद्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पटवार 2020 के पेपर की, और आप सबको पता है कि कोविड-19 इस महामारी की वजह से आपका पेपर डिले हो चुका है, और अब वो पेपर जो है वो फरवरी में होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में हो जाए, क्योंकि जितना लंबा समय जाएगा उतना ही पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बच्चों का घट सकता है। क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत लंबा टाइम है हमारे पास, तो हम उस हिसाब से तैयारियों को देखने लगते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम उसमें हर एक चीज को समझकर संगठित करने की कोशिश कर फटाफट रिवीजन करते रहते हैं। हमें पता है कि 4-5 महीने हैं तो हम रिवीजन क्या करें, तो धीरे धीरे पढ़ लो, यहाँ से ज्ञान मिल रहा है यहाँ से ले लो, वहां से मिल रहा है वहां से ले लो, हर हम उन सब चीजों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उसका सार बनाने में मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें, मैं अपने स्टूडेंट्स से सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो लेक्चर्स लेते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या टाइप्ड मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्रॉब्लम है आप भेज सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आइए अब हम बात करते हैं, देखिए संविधान सभा का। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक संविधान सभा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा क्या होती है, किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक सभा का निर्माण किया जाता है, या यूं कहिए कि एक सभा होती है जो निर्माण करती है संविधान का उस देश के लिए। तो जो सभा है, उसी सभा को जो संविधान का निर्माण कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी देश के संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक सभा होती है। ठीक है, क्या होती है, एक सभा होती है। इसे ही क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, हमें सबको पता है कि भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण करने के लिए एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है या उसकी स्थापना है, सॉरी निर्माण नहीं कह सकते, उसे स्थापना ही कहते हैं क्योंकि समिति बनी है। तो स्थापना जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऐसे देखिए कैबिनेट मिशन योजना से पहले एक मिशन और आया था जिसका कि नाम है क्रिप्स मिशन, लेकिन क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया इसलिए संविधान सभा इस पर न बनकर इसके बाद आए कैबिनेट मिशन पर बनी है। तो याद रखने योग्य बात यह है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था या स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व में संविधान सभा, अब देखिए विश्व में अगर ये संविधान सभा का जो कंसेप्ट है या संविधान सभा का नामकरण है कि संविधान सभा, इस सभा को संविधान सभा ही कहा जाए, तो ये चीज
कभी ना कभी पहले इंट्रोड्यूस तो हुई होगी। तो सबसे पहले इस चीज को बताने वाले जो थे वो सर हेनरी मैन थे। ठीक है, कौन थे? सर हेनरी मैन थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की स्थापना का विचार दिया कि संविधान एक सभा बननी चाहिए जो संविधान का निर्माण करती हो, उसे संविधान सभा कहा जाए। ये विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन ने रखा था ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो इन्हीं से अगर पूछा जाए बाई चांस, वैसे आजकल ये चीजें आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी शॉर्ट पेपर में आ जाए, ऐसा पेपर जो कि हमारे राजस्थान से रिलेटेड है, बहुत सारे पेपर्स होने हैं, तो किसी भी पेपर में आ भी सकता है कि संविधान सभा का विचार किस व्यक्ति ने दिया था। तो सर हेनरी मैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये विचार दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत में संविधान सभा। देखिए, बोल तो दिया गया है, बोल दिया गया है कि संविधान सभा क्रिप्स मिशन के तहत नहीं बनकर किस मिशन के तहत बनी? कैबिनेट मिशन। तो अब हमें क्या पता चलना चाहिए मिशन कौन कौन से आए थे? हमने अधिनियमों में पढ़ा था कि मिशन आए थे, उन्होंने ये व्याख्या की थी। अब हम थोड़ा उन मिशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आप लोगों को जानने चाहिए। सबसे पहले भारत में संविधान सभा की स्थापना की सबसे पहले जो मांग की थी कि भाई भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, हमारे संविधान का निर्माण हमारे द्वारा चुने गए लोग ही करें, संविधान सभा वो सभा बनानी जानी चाहिए। ये सबसे पहले अगर किसी ने मांग की थी तो वो तिलक थे। ठीक है, उन्होंने की थी ये 1895 में। याद रखिएगा, सन 1895 में तिलक जी ने ये मांग की थी और ये उनके स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने की थी। एक विधेयक पास किया था उन्होंने, स्वराज विधेयक, उसके तहत ये डिमांड उन्होंने की थी। अब देखिए, सबसे पहले 1895 में मांग हुई, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। फिर धीरे धीरे समय के साथ जाकर 1922 में फिर ये मांग उठी और उस समय उठाने वाले जो थे वो थे महात्मा गांधी जी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग उठाई थी और वो जो मांग है वो ऐसा कुछ वो नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भाई भारतीय संविधान जो है वो भारत के लोग ही करें। भारत में भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो भारत की जनता स्वयं करेगी। ये 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट दिया था। अब चूंकि उन्होंने मांग नहीं की, लेकिन उनका स्टेटमेंट ये था कि हाँ हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, इसलिए इस मांग को अप्रत्यक्ष मांग भी कहा जाता है। संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? तो आंसर आएगा महात्मा गांधी जी ने की थी। इसके बाद हमारे पास आता है कि साहब ठीक है प्रत्यक्ष मांग हो गई, प्रत्यक्ष मांग एक चीज आई तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखिए 1922 के बाद 2 साल बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत मांग कर दी। व्यक्तिगत मांग क्या कि मैं खुद अकेले व्यक्ति हैं बोलने वाले, इसलिए व्यक्तिगत मांग करी कि भारत में संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए संविधान निर्माण के लिए। और वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू जी व्यक्तिगत मांग करने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद स्वराज्य दल वो पहला दल है जिसने संविधान सभा की मांग की थी और ये की थी 1924 में। ठीक है, वो दल कौन सा है? स्वराज्य दल, जिसके तहत ये मांग की गई थी। और इस स्वराज दल के जो संस्थापक हैं वो स्वयं मोतीलाल नेहरू जी थे और चित्तरंजन दास जी थे।
जो कि उसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1934 की। 1934 में जाकर फिर मांग उठी और वो मांग रखी हमारे मानवेंद्र सिंह रॉय ने, और इस मांग को कहा जाता है औपचारिक मांग। इंपॉर्टेंट है, औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ठीक है, कैसी मांग की थी? औपचारिक मांग की थी। कब की थी? 1934 में की थी। इसके बाद 1936 में, जिसे आपको याद रखना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मांग की थी वो मांग की थी कांग्रेस के मंच से। ठीक है, लेकिन वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी का नामकरण नहीं आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1936 में किसका नाम आता है? कांग्रेस कि कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग की गई, क्योंकि इसमें पूरी कांग्रेस समिति थी, इसलिए 1936 में कांग्रेस के मंच से मांग को बताया जाता है। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी रखना चाहिए, 1938 वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कही। वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी 1938 में। ठीक है, और इसके बाद आपको पता ही मिशंस आ जाते हैं भारत में मांग को देखकर, और फिर क्या करते हैं वो लोग? मिशन को देखकर आ जाते हैं। भाई मिशन आ गए इन मांगों को देखकर, और अपनी अपनी तरीके से उन्होंने व्यक्त करना स्टार्ट किया। और वहां से हम शुरुआत करेंगे मिशंस की, जो मिशन भारत में आए हैं और हमारे संविधान सभा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था, लेकिन जो और मिशन आए थे, क्रिप्स मिशन हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया। अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में आ जाता है, फिर उसके बाद 1942 में जाकर क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद जाकर आपके पास 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन योजना आती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये चीजें हैं, इन मिशंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भी आखिरकार अगस्त प्रस्ताव में क्या चीज थी जो पारित नहीं किया, फिर क्रिप्स मिशन में से क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हमारे संविधान सभा का निर्माण उस मिशन के आधार पर नहीं किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्यों किया गया। फिर हम बात करते भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ तो उसमें कौन कौन व्यक्ति आए थे, उन्होंने क्या बातें कही थी, उसके साथ कैसे फिर संविधान सभा का निर्माण हुआ, कौन कौन सदस्य थे, क्या था, ये हम बात डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और लगातार पढ़ते रहें। नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा अब आप सभी से विदा लेता हूं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे हमारे इसी टॉपिक पे, इस जो आज हमने पढ़ाया अभी उससे आगे हम पढ़ेंगे, अगस्त प्रस्ताव से शुरुआत करेंगे। जाते जाते एक चीज जो मुझे अभी याद आई, स्वराज शब्द जो है, अभी हम बात कर रहे थे स्वराज दल की कि स्वराज दल बना, तो ये जो स्वराज दल है, ये स्वराज विधेयक बोला था मैंने, तो ये स्वराज जो वर्ड है ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। याद रखने योग्य बात है, याद आ गई मुझे, दयानंद सरस्वती जी ने ये वर्ड दिया था स्वराज हम लोगों को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।